हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, हम अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने काफी चीजें कर ली हैं, जहाँ पे हमने रिसर्च को समझा क्या होता है, प्रोसेस को समझा, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म को देखा, टाइप्स ऑफ रिसर्च पे बेसिस हमने बात की। तो काफी सारी चीजें हमने कवर कर ली है अब तक। अगर अभी तक आपने वो सब नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि कंप्लीट स्टडी ही मैटर करता है किसी भी एग्जाम में, कि आपको थॉरोली हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यूजीसी नेट का, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आप वहां पे भी अपने सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर कीजिए, दिमाग में हर एक चीज प्रॉपर बैठाइए। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस क्या है, कितने टाइप की होती हैं, बेसिकली हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी हम देखते हुए चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस फ्रेंड्स एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है। क्या होता है? एक स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट? एक स्टेटमेंट जो कि बताती हो दो वेरिएबल या उससे ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है। और वो रिलेशनशिप मतलब ट्रू है, डेफिनेटली वो करेक्ट है या नहीं है, वो नहीं पता होता। हमें सिर्फ पता क्या होता है, एक स्टेटमेंट जो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को बताती है। वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। अब यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, टेंटेटिव प्रोपोजिशन भी लिख के आ सकता है, तो दोनों का मतलब सेम है। It establishes the relationship between the two variable. There is a logical relation between the variable. Variable के बीच में logical relationship होगा. An idea that suggests the possible explanation of something but not has been found to be true and correct. एक आइडिया है जो कि एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा गया है, बट वो आइडिया सही है या गलत है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, जब तक ये केवल एक हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है ना, जिसको कि अभी प्रूव किया जाएगा कि ये सही है या गलत है, क्या है। तो एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है। टेंटेटिव का मतलब जो कि चेंज हो सकता है, ठीक है, फिक्स नहीं है। हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन, एक अजम्पशन होती है। अच्छा, अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइपोथेसिस एक क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा क्या हुआ है कि हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है, ना तो वो कोई क्वेश्चन है ना ही वो कोई एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन है, ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिक इन द साइंटिफिक मेथड हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्टेड बिफोर एनी एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च हैज बीन डन। कोई भी रिसर्च को करने से पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, ठीक है, तब हम उस पर रिसर्च आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एक सही हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए आपका, अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो वो कैसा होना चाहिए हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट। तो पावर ऑफ प्रिडिक्शन, ऐसी हाइपोथेसिस हो जिसमें क्या हो कि वो फ्यूचर के लिए कुछ प्रेडिक्ट कर रहा हो, फ्यूचर के बारे में कोई बात कर रहा हो, ठीक है। वन ऑफ द वैल्यूएबल एट्रीब्यूट ऑफ द गुड हाइपोथेसिस इज द प्रेडिक्ट अबाउट द फ्यूचर क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेबल ऑफ द थिंग्स। जो जिन भी चीजों पे आप रिसर्च कर रहे हैं उनमें जो वेरिएबल होंगे उसके लिए आप प्रेडिक्शन तो करोगे, बट वो कैसा होना चाहिए? एक नैरोस्कोपिक, एक मतलब बहुत अच्छे से ध्यान से आपने हर एक वेरिएबल को स्टडी किया हो, तो ऑब्जर्व किया हो, उसके बाद आपने जो है हाइपोथेसिस बनानी है। हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी वगैरह नहीं यूज करनी चाहिए, सिंपल, जैसे हर कोई देखे तो उसे समझ में आ जाए। क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल हो, क्लैरिटी हो कि कैसा रिलेशनशिप है या किस बारे में बात हो रही हो। टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए, हाइपोथेसिस ऐसा हो जिसको कि हम टेस्ट कर सकते हो, जिसको हम चेक कर सकते हैं ना कि ये सही है या नहीं है। कैसे सही है नहीं कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ डेटा। हम डेटा कलेक्ट करेंगे। अब डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, वो तो अलग बात है, बट जो हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट कर पाए, और ऐसी होनी चाहिए जिसको कि हर कोई समझ पाए, सिंपल हो, क्लियर हो, ठीक है। रिलेवेंट टू दी प्रॉब्लम, जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है यानी कि जो आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव था उसी से रिलेटेड होनी चाहिए आपकी हाइपोथेसिस भी, और स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये नहीं कि एक पन्ने में हाइपोथेसिस ही लिख रहे हैं, एक या दो लाइन की हाइपोथेसिस होती है, ठीक है। रिलेवेंट टू दी अवेलेबल टेक्निक, जो भी टेक्निक आप रिसर्च में यूज करने जा रहे हो उसके लिए रिलेवेंट हो, ठीक है, उसी एरिया का हो, उसी चीजों से
आप डिफाइन कर पाए अपनी प्रॉब्लम, जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आप डिफाइन कर पाए। सो अब हम देखते हैं हाइपोथेसिस के टाइप्स। सो यहाँ पर वैसे तो मैंने तो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस ही पढ़ी थी अपने एग्जाम के लिए, बट मैंने देखा कि यहाँ पर और भी है, सो मैंने सोचा आपके साथ वो भी शेयर कर लेते हैं। सो कौन कौन से हैं? नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। तो सिंपल हाइपोथेसिस क्या होती है? इट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन द वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि वन ऑन वन का रिलेशनशिप होगा। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? ऐसा वेरिएबल जो कि किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, जिसकी परफॉर्मेंस किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सनलाइट की बात करूं, क्या सनलाइट किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है? नहीं करती। सूरज तो निकलेगा ही ना, लाइट तो उसका किसी चीज पे डिपेंडेंसी नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा। पानी है तो वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे उसको फ्लो होना है या जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिपेंड नहीं करेगा। बट अगर मैं वहीं पे बात करूं जैसे टीचर और स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट कैसा हो गया? एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना। किस पे डिपेंड करेगा? वो टीचर पे डिपेंड करेगा। सो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्टूडेंट। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टीचर। सो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू ईट मोर यू विल लॉस द वेट फास्टर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वन ऑन वन का अगर रिलेशनशिप होगा तो वो सिंपल हाइपोथेसिस होगी, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो ईटिंग मोर वेजिटेबल, अगर ज्यादा आप वेजिटेबल अपने डाइट में लेते हैं तो जल्दी आपका वेट लॉस हो सकता है। तो क्या हुआ कि वेट लॉस करना, ये क्या है? ये क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया ना, कि वेट लॉस कैसे होगा? कि डाइट पे, अगर डाइट में क्या हम लेते हैं? वेजिटेबल लेते हैं। सो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन आपका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ? जहां पर रिलेशनशिप आपका दो या दो से ज्यादा वेरिएबल होने चाहिए, मतलब कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसमें ये भी मोर देन वन होना चाहिए और ये भी मोर देन वन होना चाहिए। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके का जब रिलेशनशिप होगा तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस होगी। जैसे क्या हो सकता है? ईटिंग मोर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लीड टू वेट लॉस। ठीक है, ग्लोइंग स्किन, रिड्यूस रिस्क ऑफ मेनी डिसीजेस सच एज हार्ट डिसीज। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया? जैसे वेट लॉस हो गया, ठीक है, ग्लोइंग स्किन हो गई और डिजीजेस कुछ हो गई। तो ये आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट क्या हो गया? हम अगर वेजिटेबल और अपनी डाइट में ऐड करते हैं, फ्रूट्स ऐड करते हैं, तो ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जब हमारे दो से ज्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस हो जाएगा। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस है वो है नल हाइपोथेसिस। तो नल और अल्टरनेट, ये दोनों जो हाइपोथेसिस है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले तो जो नल हाइपोथेसिस है उसे H0 से शो करते हैं। अच्छा, अब जीरो क्यों आया? तो इसको मैंने इस तरीके से समझा, जीरो का मतलब यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या होती है? मीन्स नो डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसिस मीन एंड पॉपुलेशन मीन। यानी कि ये क्या कहता है? H0 का मतलब क्या हुआ? जीरो डिफरेंस। H0 मतलब जीरो डिफरेंस। किसमें जीरो डिफरेंस? जो भी हमारी हाइपोथेसिस थी, ठीक है, जो हाइपोथेसिस है और जो हमारी पॉपुलेशन है, उनके मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने अजम्पशन बनाई थी और जो हमने टेस्ट करके फाइंड आउट किया, ठीक है, उन दोनों में कोई डिफरेंस अगर नहीं आया तो वो क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस। अगर डिफरेंस आया, ठीक है, जैसे अगर हम ये प्रूव करना चाहते थे कि A इक्वल टू B होता है और अगर ये प्रूव हो गया तो ये क्या हो गया? क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस। बट हमने जब चेक किया तो पता चला कि A इक्वल टू B नहीं होता है।
सो ये जो हो गया, जो A इक्वल टू बी नहीं होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि आप अल्टरनेट हाइपोथेसिस की तरफ जा रहे हैं। अल्टरनेट उसका, अगर A इक्वल टू बी नहीं है तो उसका जो अपोजिट होगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और वो कहलाता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, द हाइपोथेसिस इज अ ट्रू टिल द टाइम ऑफ अनलेस वी हैव सफिशिएंट एविडेंस कंक्लूड। यानी कि हाइपोथेसिस, हम एक ऐसी हाइपोथेसिस बनाएंगे जो कि तब तक तो सही है जब तक कि हम उसको प्रूफ नहीं कर देते। ठीक है, जब तक हमारे पास सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं होंगे। एविडेंसेस का मतलब होता है कि कोई प्रमाण नहीं होंगे, जब तक कि हम उसको डिसप्रूव या प्रूव जो भी कुछ करना चाहे, जब तक कि उसको हम करेंगे नहीं, तब तक वो उसको हम मानेंगे कि वो सही है, वो ट्रू है। ठीक है, a null hypothesis propose that there is a no difference between the certain characteristics of the population and data generating process। तो ये क्या कहता कि नल हाइपोथेसिस वही बात कह रहा है कि कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाई और जो हमने डेटा कलेक्ट किया तो उससे जो हमें पता चला, दोनों में क्या हुआ कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। इन अदर वर्ड, अज्यूम द ट्रीटमेंट हैज नो इफेक्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेसिस क्या है, नॉलेज ऑफ टीचर हैज नो इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट। अगर ये मैंने नल हाइपोथेसिस बनाई कि भाई टीचर की नॉलेज स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे या स्टूडेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, ये हमने नल हाइपोथेसिस बनाई। बट हमने जब डेटा कलेक्ट किया तो हमें क्या पता चला, स्टूडेंट है, यहाँ पे टीचर है, टीचर स्टूडेंट कैसा हो गया, डिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट। तो जो टीचर है वो, उसकी नॉलेज, टीचर की नॉलेज ऑफकोर्स इम्पैक्ट डाल रही है स्टूडेंट पे। हमने पता किया ना, टीचर को यहाँ पे चेंज करके देखा, बार बार चेंज किया और स्टूडेंट का यहाँ पे एनालिसिस किया, किसके मार्क्स में या इसकी परफॉर्मेंस में, इसके बिहेवियर में किस तरीके का चेंज आ रहा है। तो हमने देखा कि चेंज हो रहा है। जब टीचर की नॉलेज अगर चेंज करते हैं, मतलब दूसरे टीचर को लेकर के आते हैं, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे क्या पता चला कि फर्क अगर चेंज है, मतलब देयर इज अ डिफरेंस, जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी तो उसमें क्या आ गया, डिफरेंस है। अगर डिफरेंस है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू नहीं होगी। ठीक है, सो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि अगर डिफरेंस है तो नल हाइपोथेसिस सही नहीं है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना होगा। एक्चुअली क्या करते हैं हम लोग रिसर्च में कि हम लोग एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। ठीक है, एक ऐसी हाइपोथेसिस बनाते हैं जो कि जिसको कि हम डिसप्रूव करें कि ये गलत है। जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं नल हाइपोथेसिस, उसको हम डिसप्रूव करते हैं, जिससे कि जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसे हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, और ध्यान से समझते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, HA या H1 से करते हैं। ठीक है, एन अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज वन इन विच देयर इज अ डिफरेंस और इफेक्ट बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल एंटिसिपेटेड बाय द रिसर्चर, दैट इज ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द डेटा नॉट ड्यू टू द चांस ऑफ अकरेंस। यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहता कि जहां पर डिफरेंस है, दोनों वेरिएबल के बीच में जहां पर डिफरेंसेस है, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। और ये जो अल्टरनेट, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो कोई चांस बाय चांस नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कैसे आ रहा है, जो रिसर्चर है वो प्रॉपर डेटा कलेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, उसको टेस्ट करता है, तब बताता है कि डिफरेंस है या फिर नहीं है वेरिएबल में। सो इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हैं। जब डिफरेंसेस होगा तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी, जब डिफरेंस नहीं होगा तो नल हाइपोथेसिस होगी। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता है, नल हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, डिसप्रूव करते हैं और उसका अल्टरनेट वाला एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, डिनोटेड बाय HA और H1 यूजिंग लेस देन और ग्रेटर देन साइन और नॉट इक्वल टू का साइन यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कैसी हाइपोथेसिस होगी, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि इफ यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, देन हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को बनाएंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे और ऐसा अज्यूम कर लिया जाएगा कि इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट वाला एक्सेप्टेबल है। that we can assume that enough evidence to support the alternate hypothesis, never state that claim to proven true or false। और उसके लिए फिर हम क्लेम नहीं करेंगे कि अल्टरनेट वाला सही है या गलत है, उसको नहीं क्लेम करेंगे, सिर्फ नल को बनाएंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो भी अल्टरनेट होगा वो एक्सेप्टेबल होगा।
जैसे एक और यहाँ पे एग्जांपल समझ लीजिए, एक नल हाइपोथेसिस है, एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। नल हाइपोथेसिस का मतलब क्या, मैंने एक बना लिया कि एप्लीकेशन ऑफ द बायो फर्टिलाइजर डज नॉट इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, यानी कि हमने नल हाइपोथेसिस ऐसे बनाई कि अगर फर्टिलाइजर हम प्लांट्स में ऐड करें तो हमारा प्लांट पे उसकी ग्रोथ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट जब हमने प्रैक्टिकल किया, डेटा कलेक्ट किया, तो क्या पता चला कि फर्टिलाइजर डालने से प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। सो क्या यहाँ पे किया हमने, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट किया, और जब इसको रिजेक्ट किया तो अज्यूम क्या हुआ कि जो अपोजिट वाली हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वही कहलाएगा आपकी अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नाउ अब कुछ टर्म हैं जो कि आपकी हाइपोथेसिस वाले चैप्टर में ही ऐड होते हैं, तो उनको आप समझ लीजिए। जैसे बहुत, ये तो मतलब फेवरेट है, अगर आप कॉमर्स की स्टूडेंट होंगे तो आपको ये पेपर 2 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक फिगर की तरफ ले जाती हूँ। जैसे एक ऐसे कर्व होता है, ठीक है, इस कर्व को बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब ये कर्व कैसा होता है, ये एक बेल शेप कर्व है, जैसे मंदिर में बेल होती है ना, वैसा देखिए ये बेल शेप कर्व है। अब यहाँ पर ये कैसा कर्व है, ये जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को, ठीक है। कैसा डाटा होगा यहाँ पर, यहाँ पे जो ये पीक आप देख रहे हैं ये शो करता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, यानी कि सबसे ज्यादा डेटा यहाँ पर है, और इस जगह डेटा बहुत कम है, ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि जब हम नल हाइपोथेसिस या हम कोई भी हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें ये मान के चलते हैं कि अगर इतने % तक अगर हमारा जो है वैल्यू आती है तो उसको हम नल हाइपोथेसिस में मानेंगे। बट अगर थोड़ा सा भी अलग आया, मतलब इस डेटा सेट के बाहर अगर हमारा रिजल्ट आता है तो हम इसको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। समझते हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब ये जो लाइन ड्रॉ की, इसके इधर वाले पार्ट को हम अल्फा कहते हैं। बट अगर हमने ये दोनों तरफ ड्रॉ की है ये लाइन, तो यही अल्फा, ये जो टोटल होता है इसको अल्फा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, दो तरफ है तो ये अल्फा/2 हो जाएगा। ये जो अल्फा/2 है ये क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट, ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट। अब ये वो रीजन है जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, यानी कि अगर हमारा डेटा इस पूरे रीजन में कहीं पे भी आता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद अगर इस पूरे रीजन में कहीं पे भी आता है तो उस टाइम पे क्या होगा, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे या यहाँ पे फॉल करता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम नल हाइपोथेसिस को, इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन, ये दोनों ही क्या है, रिजेक्शन रीजन है, जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और अल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, अल्टरनेट को एक्सेप्ट करते हैं। और ये सभी रीजन, ये वो ऐसा रीजन है जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकते। और ध्यान से समझते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द परसेंटेज वेयर वी रिजेक्ट अवर नल हाइपोथेसिस। देखिए जैसे मैंने ये बताया ना कि लाइन खींच देते हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहां पर हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इट रिप्रेजेंट विद द अल्फा, और इसको क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल रीजन। और ये आपका रीजन कैसा होगा, ये होगा आपका एक्सेप्टेंस रीजन, एक्सेप्टेंस रीजन होगा। और ये कैसा होगा, रिजेक्शन, जहां पे नल हाइपोथेसिस को, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ये मैं इसीलिए बार बार आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि बाद में बहुत कंफ्यूजन होती है जब क्वेश्चन सामने आता है। तो इसको बड़े बड़े अक्षर में अपनी कॉपी में एकदम अच्छे से लिख लीजिए, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा।
अगर आपको कहीं किसी वेबसाइट पर किसी वीडियो पे कुछ भी अगर आपको उल्टा सीधा कोई बता रहा है तो, क्योंकि ये ट्रू है और ये ही सही, इसी को ही आपको नोट डाउन करना चाहिए अपनी कॉपी में कि ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये रिजेक्शन रीजन है। किस चीज का रिजेक्शन रीजन है? नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन रीजन है। इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो हम एक यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइन खींचते हैं, इसको पी वैल्यू, अगर इधर वैल्यू आपकी आती है इस साइड या इस साइड तो इसको पी वैल्यू कहा जाता है। ठीक है, अब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या हो गया? अगर ये वाला पोर्शन सिग्निफिकेंट है तो ये क्या हो गया? कॉन्फिडेंस हो गया, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अब टोटल जो ये बेल शेप कर्व था ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टोटल जो ये बेल शेप कर्व है इसकी वैल्यू 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब इसमें से ये वाला पोर्शन अगर मैं निकाल दूं जो कि अल्फा बाय 2 है, अल्फा बाय 2 दोनों को ऐड करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। सो इस बीच वाले पोर्शन की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 माइनस अल्फा। तो ये वही है 1 माइनस अल्फा। इसको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं, जो कि हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। ये वो चीजें हैं जहां पर हमें क्या पता चलता है? स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या बोला जाता है इसको? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सो इस तरीके से हाइपोथेसिस में बात होती है। नाउ अब हम हाइपोथेसिस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन with known validity and a specific relationship between the two or more variable is called, इसको क्या कहेंगे? टेंटेटिव प्रोपोजिशन क्या कहलाएगा? एक रिसर्च का हाइपोथेसिस कहलाएगा। A hypothesis should be conceptually, कैसा होना चाहिए हाइपोथेसिस? हमने बताया था ना, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और जिसको टेस्ट किया जा सके। ठीक है, जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। तो इस तरह की चीजें हमारी कैसी होंगी? हाइपोथेसिस कहलाएंगी। नाउ नेक्स्ट क्या है? एट द स्टेज ऑफ डेटा एनालिसिस, जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, इन विच क्वांटिटेटिव टेक्निक हैव बीन यूज्ड बाय रिसर्चर टू एविडेंस वारंट द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, है कि हम किस सिचुएशन में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट, जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते तो सिचुएशन में क्या होगा, वो किस सिचुएशन को वार्न कर रहा है। तो रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस एंड आल्सो सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, और जो दूसरी हाइपोथेसिस को भी रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग दी सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग दी नल हाइपोथेसिस विदाउट टेकिंग एनी डिसीजन ऑफ सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, एक्सेप्टिंग दी नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्टिंग दी सब्सटेंटिव। तो हमारा जो रिसर्च होता है उसमें क्या करते हैं? हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं एंड सब्सटेंटिव या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑप्शन का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है? रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अगर एक रिसर्चर जो है वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल है इन हिज रिसर्च, व्हाट इम्प्लीकेशन टू कैरी हिज प्रिंसिपल रिसर्च, तो वो क्या करेगा? एक्सेप्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, रिजेक्ट द रिसर्च हाइपोथेसिस, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन और इम्प्रूविंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? रिजेक्टिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। ठीक है, नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। वो वैसे तो इतना टेस्ट से क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या हाइपोथेसिस के टेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं। सो हाइपोथेसिस के टेस्ट के लिए आपके जो भी टेस्ट होते हैं उनको दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपका पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा हो गया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक का मतलब हो गया कि कुछ इसके पैरामीटर होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल होंगे, उनको फॉलो करेगा तो वो पैरामेट्रिक, नहीं फॉलो करता है तो वो नॉन पैरामेट्रिक हो जाता है। जहां पर हमें चीजें थोड़ी थोड़ी पता होती हैं, सैंपल पता होता है, पॉपुलेशन पता होता है, तो वो चीजें आपकी पैरामेट्रिक होती हैं, क्योंकि आपको आपके पैरामीटर्स पता है, कि आपको दायरा पता है कि कहाँ तक टेस्ट करना है, किन सैंपल को यूज करना है, इसलिए उनको पैरामेट्रिक टेस्ट कहा गया। इस पे और भी थ्योरी है, बट मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर मैं टेस्ट में अगर स्टडी करते हैं हम इन टेस्ट को अच्छे से, तो फिर हम पूरा स्टैटिस्टिक स्टडी करना होगा। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में ये जान लीजिए कि जो ऐसे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि आपको पता होंगे तो वो पैरामीटर्स पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे, नहीं तो वो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। कौन कौन से टेस्ट आपके पैरामेट्रिक है, नॉन पैरामेट्रिक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, इनकी लिस्ट। तो टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, ये आपके पैरामेट्रिक टेस्ट हैं। अनोवा को एनालिसिस ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं।
मैन विटनी यू टेस्ट, क्रुक्स वॉल टेस्ट या फिर एच टेस्ट बोलते हैं, वो आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं, ठीक है। और एक आपका होता है काई स्क्वायर टेस्ट, इस बेचारे को कहीं जगह नहीं मिली, ये कभी पैरामेट्रिक बन जाता है कभी नॉन पैरामेट्रिक होता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नॉन पैरामेट्रिक ही कंसीडर होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक विल बी एप्रोप्रिएट फॉर द डेटा एनालिसिस व्हेन ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि अगर ऑब्जर्वेशंस हमारे फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हो तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। जैसा हमारे पास क्वेश्चन होगा, जैसा हमारे पास डेटा होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट लगाते हैं। तो कह रहा है कि पैरामेट्रिक टी टेस्ट लगाया जाए, यू टेस्ट लगाया जाए, कॉई स्क्वायर लगाया जाए या फिर पैरामेट्रिक को रिलेटेड टी टेस्ट लगाते हैं। तो समझ लेते हैं टी टेस्ट। टी टेस्ट का आप ये फॉर्मूला, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में कि टी टेस्ट में क्या होता है, m इज इक्वल टू म्यू अपॉन, ये s जो है इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, और n क्या होते हैं, जितने भी साइज होगा आपके सैंपल का, वेरिएबल सेट साइज, वो आपका n होता है। सो ये फॉर्मूला मे बी मैच द फॉलोइंग में आ सकता है एग्जाम में। अ टी टेस्ट इज अ टाइप ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक डिटरमाइन, ये क्या करता है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ टू ग्रुप, दो ग्रुप के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस, जो प्रॉपर डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करता है। ये काम है, ये भी लिख लीजिए इसका कि टी टेस्ट क्या काम करता है, और उसका फॉर्मूला एस है स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ मैन विटनी यू टेस्ट, यू टेस्ट क्या करता है, मैन विटनी यू टेस्ट यूज टू कंपेयर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप के बीच में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो रिलेशन है, डिफरेंसेस है, उसको फाइंड आउट करता है। ये इसका फॉर्मूला है मैन विटनी यू टेस्ट। नाउ काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है, इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेयर देयर इज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। हमारा क्वेश्चन क्या था, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड तो था, तो वो यही जानना चाहता था कि कौन सा ऐसा टेस्ट हम यूज करें कि जहाँ पे फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड अगर हमारे पास डेटा है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे। सो काई स्क्वायर टेस्ट क्या करता है, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंसेस है उसको ऑब्जर्व करके बताता है। ये इसका है फॉर्मूला। ओ से मतलब हो गया ऑब्जर्व, ई से मतलब हो गया एक्सपेक्टेड, तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से रिसर्च एप्टीट्यूड समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और इसी तरह आप अच्छे से पढ़ते रहिए। आपको और भी प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, अगर आपने टीचिंग एप्टीट्यूड है, बिहेवियर मैनेजमेंट है एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की सीरीज है, अगर वो सब आपने नहीं देखा तो प्लीज आप उसे देखिए, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज बेस, इन सब पे बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन कराया हुआ है। आप उसे देखिए, आपको जरूर एग्जाम में हेल्प मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।